laws of chemical combination, in which we have studied the first three laws, that is law of conservation of mass, then law of definite proportion, and then law of multiple proportion. ठीक है. So after law of multiple proportion, the next law, which is a very important law, known as law of reciprocal proportion. So number 4 is law of reciprocal proportion. Reciprocal proportion. सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके. अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने ये देखा सर, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में वो वाला एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं होता, उनका आपस में रेशो सिंपल होता है. ठीक है. अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये बोलता है, ध्यान से देखिएगा, कि मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. या और इजी कर देता हूँ मैं. सबसे पहले लेट्स से वी हैव कार्बन एंड सल्फर. कार्बन and sulfur, दो elements. These two elements combine with the fixed mass of third element, let's say oxygen. ठीक है. अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है. बताइए, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा क्या बना लेगा? सो इट विल फॉर्म CO2. ठीक है. अच्छा, उसके बाद सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना लेगा? इट विल फॉर्म SO2. क्या बना लेगा? SO2. When two elements, अभी कौन से एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम? कार्बन एंड सल्फर. When two elements combine with the fixed mass of third element. और अगर थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि फिक्स है. कैसे लग रहा है सर? ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 टाइम्स. इसका मतलब जितना मास यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा इसका मास क्या होगा? फिक्स. सो फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है जी, ऑक्सीजन का मास हमने फिक्स कर लिया. अच्छा, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स होगा, सर इन एलिमेंट्स का आपस में जो रेशो होगा, मुझे पता है कि इन एलिमेंट्स का आपस में रेशो कार्बन और सल्फर का. ठीक है. जब ये किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ कार्बन इज टू सल्फर. जब ये किसके साथ कंबाइन करे? सेपरेटली, अलग अलग से कंबाइन करे ऑक्सीजन के साथ. ठीक है ना, सेपरेटली. जब ये सेपरेटली कंबाइन करे ऑक्सीजन के साथ कितना रेशो आएगा? बताइए, कार्बन का मास कितना? 12. ओके. और यहाँ पे कार्बन 1 देखने को मिल रहा है तो मैंने मास लिख दिया. यहाँ पे सल्फर 1 देखने को मिल रहा है तो मैंने मास लिख दिया सल्फर का 32. कितना आ जाएगा अगर मैं डिवाइड कर लूँ? 2 6 12 एंड 2 16 32. फिर से 2 3 6 एंड 2 8 सो द रेशो विल बी 3:8. रेशो आ जाएगा 3:8. ठीक है, रेशो 3:8 आ गया. ओके. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो इन विच दे कंबाइन इज इधर सेम. जिस रेशो में ये कंबाइन करेंगे या तो वो रेशो सेम होगा आर सिंपल मल्टीपल व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली. आपको क्या करना है? इन दोनों को तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करवाना है, फिर इनका रेशो देखना है, और फिर इनको डायरेक्टली कंबाइन करवाना है और फिर इनका रेशो देखना है. और आप ये देखोगे या तो ये रेशो सेम आएगा या तो ये रेशो सिंपल मल्टीपल्स में होगा. अब बताइए, जब ये डायरेक्टली कंबाइन करें तो डायरेक्टली कंबाइन करने में बनेगा CS2. क्या बन जाएगा? CS2. अब मुझे बताइए CS2, अब यहाँ पे रेशो देखते हैं जब ये डायरेक्टली कंबाइन करें तो मैं लिखूंगा रेशो ऑफ कार्बन इज टू सल्फर व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली कंबाइन करने पे बताइए, कार्बन 1 टाइम्स था, सो मास कितना आ जाएगा? कार्बन का मास आ जाएगा 12 इज टू सल्फर कितने टाइम? 2 टाइम. सो मास कितना आ जाएगा? 1 का 32 था तो 2 का 64. इतना ही आ जाएगा. ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं. बताइए कितना आ जाएगा? 2 6 12 एंड 2 32 64. अभी भी 2 से, तो 2 3 6 एंड 2 16. ठीक है. अब बताइए, ये रेशो सिंपल आया? ये रेशो सिंपल तो आ गया लेकिन सेम नहीं आया. ये रेशो सेम नहीं आया. ठीक है, दोबारा. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो इन विच दे कंबाइन, दिस रेशो वी गेटिंग दिस रेशो, द रेशो इन विच दे कंबाइन इज इधर सिंपल या इज इधर सेम आर सिंपल मल्टीपल व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली. अब इन दोनों रेशोज को सिंपल करने के लिए इन दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा. अगर ये रेशो सेम नहीं आया तो आपको क्या करना? अब इन दोनों का रेशो निकालना है. तो अब मैं निकालूंगा रेशो ऑफ रेशोज. और अगर ये रेशो आपका सिंपल मल्टीपल में आया तो तब ये लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा. ठीक है ना. या तो ये दोनों रेशो बराबर आ जाए तब सही बात है, या ये दोनों रेशो बराबर ना आए बल्कि इन दोनों रेशोज का जो रेशो आए वो सिंपल मल्टीपल्स में हो, तब भी लॉ वैलिड होता है. ठीक है. बताइए, दोनों रेशोज को निकालूंगा मैं. सो दिस इज 3:8 विच इज 3/8. राइट. इसका रेशो इसके साथ, सो दिस इज 3/16. कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करके अगले वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाई 16/3.
3 और 3 cancel, 8 1 8, 8 2 so this will be equal to 2/1 which is 2:1 which is 2:1 so ratio will be 2:1 which is a simple ratio. कैसा होगा? सिंपल. आप चाहो तो 1:2 लिख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो रेशो सिंपल हो गया. रेशो सिंपल हो गया तो यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि रेशो सिंपल आना चाहिए. जब दो एलिमेंट कंबाइन करें किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स होगा, सर वो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं या तो उनका रेशो सेम होगा या तो उनका रेशो सिंपल मल्टीपल्स में होगा जब वो आपस में डायरेक्टली कंबाइन करें और जब वो सेपरेटली कंबाइन करें. ठीक है, सेपरेटली कंबाइन करवा के और डायरेक्टली कंबाइन करवा के रेशो देख लीजिए, या तो रेशो सेम आना चाहिए या रेशो आपस में सिंपल मल्टीपल्स में होना चाहिए. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन स्टेट्स. ठीक है, ये जी के बॉस में था पिछले साल पेपर में सवाल आया था इससे 3 मार्क्स का. ठीक है, तो क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स दैट when two elements combine with the fixed mass of third element, then the ratio in which they combine is same or दो ऑप्शन है is same or simple multiple when they combine directly ठीक है, या तो रेशो सेम होगा या तो रेशो आपस में सिंपल मल्टीपल्स में होगा जब ये सेपरेटली कंबाइन करें और जब ये डायरेक्टली कंबाइन करें. ठीक है, ओके. मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, एग्जांपल हम सेकंड लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, सपोज कर लीजिए आपने क्या कर रखा है, दो एलिमेंट ले रखे हैं, लेट्स से वी हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इन दोनों एलिमेंट्स को आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली. अब मुझे बताइए, जब मैंने ऑक्सीजन के साथ कार्बन को रिएक्ट करवाया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2, राइट? सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2. और जब मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O. ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों में, और जब हमने सेपरेटली इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो किस वाले का मास आपको फिक्स लग रहा है? सर अभी तक किसी का भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना. मास फिक्स तब होता है जब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, द नंबर शुड बी इक्वल. ठीक है ना, लेकिन मास तो फिक्स है नहीं, लेकिन मैं फिक्स कर सकता हूँ. और फिक्स कैसे करूँगा? बाई मैचिंग देयर स्टोइकियोमेट्रीज. इनके स्टोइकियोमेट्रीज को मैच कर लीजिए. वी कैन नॉट चेंज द एटोमिसिटी, अब कभी भी एटोमिसिटी को नहीं बदल सकते. इट इज जस्ट द स्टोइकियोमेट्री दैट वी कैन चेंज. ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस H2O/2. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बताइए ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे अपने पास? 2. अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं? तो मतलब यहाँ पे मास ऑक्सीजन का जो होगा वो यहाँ पे होगा, इसलिए ऑक्सीजन को मैंने फिक्स कर दिया. ये था नहीं पहले से, आपको खुद करना पड़ रहा है. और आपने कैसे किया? स्टोइकियोमेट्रीज को बदल के, ध्यान में रखिएगा. ठीक है, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया. अब मुझे बताइए, जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली कंबाइन करने पे क्या बनेगा? CH4. चल बन तो कुछ भी सकता, लेकिन मैं खुद से बना के दे रहा हूँ आपको. C और H को मिला के कोई भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट ये मैं खुद से दे रहा हूँ कि हाँ CH4 रख लीजिए, अभी तक कंसिडर कर लीजिए कि CH4 बन रहा है. ठीक है, अब मुझे बताइए, अब आप क्या करेंगे? अब रेशो देखेंगे. किसका रेशो? इन दो एलिमेंट्स का जो कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ. तो बताइए, पहले मैं देखूंगा रेशो ऑफ C/H. जब ये कैसे कंबाइन करें? सेपरेटली. जब ये सेपरेटली कंबाइन करें कार्बन और हाइड्रोजन, बताओ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 है. ठीक है ना, तो मास कितना आ जाएगा? is2. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2. वो जो कंपाउंड बने उन कंपाउंड्स में देखना है आपको, अदरवाइज इधर ही देखते रहोगे, ये तो सेम ही लग रहा है हर बारी. ठीक है ना, तो 4 आगे, तो 4 का कितना आएगा? 4. दिस इज 4 1 4, 4 3 12. सो दिस विल बी इक्वल टू 3:1. सही है, 3:1. ये रेशो कब आया? जब इनने सेपरेटली कंबाइन किया. ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ रेशो जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे. सो रेशो ऑफ C/H व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली. बताइए, जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तब क्या बन रहा है? CH4. ठीक है, कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन कितने हैं? 4. 1 का मास 1, 4 का मास 4. सो अगेन दिस इज 3:1. अगेन ये 3:1 आ जाएगा. ठीक है ना, अब देखिए स्टेटमेंट मैच हो जाएगा आपका. ऊपर वाला स्टेटमेंट में ये था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ, तो या तो उन दोनों का रेशो आपस में सेम होगा जब वो डायरेक्टली कंबाइन करें, और जब वो सेपरेटली कंबाइन करें या रेशो आपस में सिंपल मल्टीपल्स में होगा. ऊपर हमने देखा सिंपल मल्टीपल्स में आया, और यहाँ पे हमने देखा रेशो सेम हो गया. अच्छा, रेशो सेम हो गया, अब रेशो का रेशो निकालना है आपको. इन दोनों रेशोज का एक रेशो निकालना है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1:1. क्योंकि अगर दोनों रेशो सेम आ रहे हैं
तो ये आ जाएगा 3/1 इज टू 3/1, दैट बिकम्स इक्वल टू इंटू 1/3, 3 कैंसिल कर दीजिए, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ रेशियो ऑफ रेशोज तो कितना आ जाएगा, सिंपली 1:1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, 1:1 रेशियो आ जाएगा। ओके, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर इस फॉर्म में ना देके क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जाए, मान लीजिए सवाल को इस फॉर्म में ना बना के क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया जाए, फिर भी आपको अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपको डायरेक्टली पूछ ले कि बताइए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को स्टेट कीजिए एग्जांपल के साथ, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको कुछ डेटा सवाल में दे रखा हो और उसके बाद पूछ ले कि बताइए कौन सा लॉ फॉलो होगा, उसको स्टेट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख लूँ, लेट्स से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combines with oxygen to form NO2 and H2O, and they form NH3 when combined together. अगर आपस में रिएक्ट करें तो क्या बन रहा है, NH3। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो एक बना रहा है NO2, दूसरा बना रहा है H2O, ठीक है। आपको बताना है इलस्ट्रेट द लॉ। कौन सा लॉ फॉलो और आपको बस ये बताना है, ठीक है ना, और एक्सप्लेन करना उसको। आप चाहे तो फिर जब एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ता है कि लॉ क्या था, और उसके बाद आपको ये जो दिखाना है इसका रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो बताइए, मैं उसी तरीके से इसको लिख लेता हूँ। कहता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस, सो वी हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड द वन कंपाउंड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इज NO2 एंड ऑन द राइट साइड वी गेटिंग H2O, एंड व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली दे आर फॉर्मिंग NH3। ये बना ली हमने कहानी, सही। दे कंबाइन, तो देखने में तो समझ में आ रहा है कि सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए क्या यहाँ पे किसी का मास फिक्स है? नहीं सर, मास तो फिक्स नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है ना, इन दोनों का मास मुझे फिक्स नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसके स्टोइशियोमेट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए एक और बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, आप देख लीजिए। अब इस सवाल को एक तरीके से मत समझना, हाँ जो दे रखा वो तो सही था, लेकिन अगर मैं ये सब ना लिख के सिर्फ ये ट्राइंगल देता तो आप ऐसा कर सकते थे कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट कर देते, था ना कांस्टेंट यहाँ पे। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा के देख लो और नाइट्रोजन को ऊपर की तरफ ला के देखो, और आप देखते कि नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट आ रहा था, फिर रेशो किसका निकलता, और यहाँ पे भी किसका निकलता, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसका मतलब इस पूरे ट्राइंगल को 2-3 तरीके से घुमा सकते हो, इस ट्राइंगल को 2 से 3 तरीके से घुमा सकते हो जहाँ से आप घुमाना चाहो। लेकिन जब सवाल में पर्टिकुलरली मेंशन किया तो हम फिर वैसे ही चलेंगे। अब सवाल में अभी तो मेंशन कर रखा था कि हाँ ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, तो अभी हमने इसी तरीके से बना लिया, ठीक है। तो अब बताइए स्टोइशियोमेट्रीज को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से, ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो अब रेशो किसका निकलेगा, आपको इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट तो अभी लिख लिया हमने, दोबारा लिखनी है, अब रेशो निकालेंगे डायरेक्ट। सो विल हैव रेशो ऑफ N इज टू H, है ना, रेशो ऑफ N इज टू H नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। बताइए नाइट्रोजन एक टाइम था, मास कितना आ जाएगा 14 इज टू हाइड्रोजन 4 टाइम, मास कितना 4, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4 and 2 7 ज़ा 14, सो विल हैव 7:2, 7:2 रेशो आ जाएगा 7:2, ओके। अच्छा, जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तब क्या बन रहा है, व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, सो रेशो ऑफ N इज टू H व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, और यहाँ पे कैसे थे, सेपरेटली। बताइए डायरेक्टली कंबाइन करने पे रेशो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन 14 इज टू हाइड्रोजन कितने 3, सो मास आ जाएगा 3। सर इसको और सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, एक और नंबर आ गया, इक्विवेलेंट नंबर आ गया, ठीक है। रेशो सेम तो आया नहीं, तो चलिए रेशो को सिंपल मल्टीपल्स में करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ रेशियोज निकालेंगे। सो वी विल हैव अ रेशियो ऑफ दीज 2 रेशियोज। बताइए अगर आपको रेशियो ऑफ रेशियोज निकालना है क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव 7/2 इज टू 14/3, दैट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 3/14, 7 2 ज़ा 14, so this is 2 2 ज़ा 4, so this will be equal to 3/4 which is equal to 3:4, so 3:4 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल मल्टीपल्स में है, सिंपल मल्टीपल्स का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए बस,
पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि 2.3 2.9 ऐसा रेशो नहीं आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी नंबर हो वो सिंपल मल्टीपल्स में होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 3:4 रेशो आ गया, कितना आ गया 3:4 रेशो। तो आपके पास जब भी कोई डेटा दिया हो तो डेटा को ध्यान में रखते हो आप ये बता सकते हो कि कौन सा लॉ फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए मैं सवाल में ऐसा लिखूँ कि व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस दे फॉर्म N2O3 N2O4 N2O5 N2O NO2 एटसेट्रा, ठीक है ना। विच लॉ इज ओबेड इन दिस गिवन सीक्वेंस, कौन सा लॉ फॉलो होगा। सर सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और कंपाउंड बहुत सारे बना रहा है, और आप उनमें से भी देख के चलोगे कि हाँ एक का मास फिक्स चल रहा है, तो दूसरे का रेशियो आपस में सिंपल मल्टीपल्स में होगा। तो मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डेफिनेट में बना दे तो आप देखेंगे डेफिनेट में रेशियो सेम कंपाउंड सेम, तो आपको पता है, ठीक है। और रेसिप्रोकल में देखते ही पहचान लोगे कि कोई 2 एलिमेंट दिए हैं तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो एकदम से समझ में आ जाता है कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन चल रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। बहुत थ्योरेटिकल सा पोर्शन है, बहुत बोरिंग सा पोर्शन होता है, थ्योरी वाला पोर्शन बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। जब तक सवाल ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। अच्छा उसके बाद हाँ, अच्छा आफ्टर दैट नंबर 4, अच्छा नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 5 गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम, ओके काफ़ी इजी सा लॉ है फिर से, ठीक है ना। लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। दिखेगा ये लॉ क्या बोलता है आपके पास। सर इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कभी भी गैसेस रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स से वी हैव 2H2, दिस इज अ गैस, इट कंबाइंस विद O2, दिस इज आल्सो अ गैस एंड इट फॉर्म्स 2 times H2O। और मान लीजिए ये भी आपका गैशियस या वेपर फेज में बन रहा है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है कि वाटर वेपर फेज में होता है, ठीक है। अच्छा व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कभी भी गैसेस कंबाइन करें या गैसेस केमिकल रिएक्शन में बने, दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। ये बहुत हल्की सी कहानी है, देखना अभी ऑलरेडी आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने इतना पढ़ लिया कि ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता है। देखो कैसे पता है, मुझे बताइए यहाँ पे कितना मोल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, 2 मोल। अच्छा 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 44.8 लीटर, ठीक है ना। मैं इस तरीके से अगर लिख के चलूँ, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 22 ओके, यहाँ पे वाटर 2 मोल और 2 मोल का मतलब अगेन 44.8 लीटर्स, ठीक है। सर ये भी गैस और ये भी गैस। अब जब इन तीनों गैसेस का आपस में रेशो निकालेंगे तो लुसेक्स लॉ ये बोलता है कि रेशो आपस में सिंपल मल्टीपल्स में होगा। किस में होगा, सिंपल मल्टीपल्स में होगा, ठीक है ना। बताइए जब मैं तीनों का रेशो निकालूंगा तो रेशो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2:1:2 आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। 2:1:2 सर बाई नंबर भी तो वही चल रहा था, दैट इज वाई इसको लिखता नहीं है। आप देखोगे ना इसको एनसीईआरटी पे लिखता नहीं है, ये पॉइंट लिखता ही नहीं है बिल्कुल, इस पॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। क्यों इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि सर इसको इन्वॉल्व किए बगैर भी रेशो वही आएगा जो ऊपर दिख रहा है, इसको इन्वॉल्व किए बगैर भी रेशो वही आएगा, लेकिन आया यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम्स का रेशो निकाल रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो ऊपर दे रखा है दिस इज मोल, जो ऊपर दे रखा है दिस इज मोल, और अपने को वॉल्यूम्स का रेशो निकालना है। ये लिखते नहीं है, जनरली दिखाता नहीं है, बट अंडरस्टूड के बात यहीं से चल रही है, वॉल्यूम्स का रेशो निकल रहा है और वो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स are produced in a chemical reaction, they always do so in a simple ratio by volume, provided all the condition of temperature and pressure should be same. Why? Because 1 mole of any gas occupies 22.4 liter, it should be at STP only ना, STP पे ही होगा। अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रखे, चेंज कर लिया तो वैल्यू ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब STP पे बात होगी, ठीक है। तो क्या बोलता है ये लॉ, when it states that when gases reacts or produced in a chemical reaction, they always do so in a simple ratio by वॉल्यूम, इन अ सिंपल रेशो बाई, अभी तक कौन से रेशो पढ़ रहे थे हम, रेशो बाई मास चल रहा था, ठीक है ना। अब आ गया रेशो बाई वॉल्यूम, इन अ सिंपल रेशो बाई वॉल्यूम, प्रोवाइडेड all the conditions of temperature and pressure should be same, that means we're talking about STP conditions। so कुल मिला के STP पे
जब गैसेस कंबाइन करें या गैसेस रिएक्शन में बने, तो उन गैसेस का बाई वॉल्यूम जो रेशो होगा दैट इज ऑलवेज सिंपल मल्टीपल, दैट इज ऑलवेज इन सिंपल मल्टीपल, दैट इज ऑलवेज इन सिंपल। हल्की सी बात है, ये उतनी टफ बात ही नहीं है, बिल्कुल हल्की सी बात है, ठीक है ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिख के चलता हूँ, ज़रा बताइएगा। लेट्स से वी हैव N2 गैस प्लस 3 times H2 गैस, it forms 2 times NH3, it forms 2 times NH3. What is their ratio by volume? कितना रेशो बाय वॉल्यूम आएगा? सो विल हैव 1:3:2 आएगा ना, 1:3:2। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम लिख के भी चलेंगे तब भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो तब कितना आ जाएगा? सो रेशियो ऑफ या रेशियो बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1:3:2, ये आ जाएगा जब का रेशियो, ठीक है। और ये सिंपल मल्टीपल्स में होगा। दिस इज लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए, अगर मैं चेंज लेके आऊँ, अगर मैं इसको स्टोइकोमेट्री के साथ कनेक्ट कर दूँ, आप इसलिए इसको बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा आपको ऐसा बता दूँ, एनसीईआरटी में सवाल भी है, लेट्स से 5 या 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम ऑफ, मैं सिर्फ वॉल्यूम मेंशन कर रहा हूँ, लीटर्स में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेट्स से 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड? मैंने क्या कर दिया, 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और अब मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। सर कुल मिला के मैंने इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, सही किया होगा ना। देखो अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा? 10, इसका वॉल्यूम आएगा 10, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 5, तो इसका भी कितना बनेगा? 10 बनेगा। कितना बनेगा? 10 बनेगा ना, सेम सेम बनेगा, ठीक। मैं देखो सवाल की फॉर्म में लिखता हूँ, हाउ मच वॉल्यूम H2O, अगर मैं गैस में कंसिडर करके चल रहा हूँ, इज फॉर्म्ड व्हेन 10 वॉल्यूम लीटर्स में लिख रहा हूँ, मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ सिंपली, ठीक है ना। व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ H2 combines with 5 वॉल्यूम ऑफ O2, 5 वॉल्यूम ऑफ O2, 5 वॉल्यूम ऑफ O2। सब प्रॉपर स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज में चल रहा है, काम तो बन गया। देखिए आपको ये पता है, आपको ऑलरेडी ये पता है दैट वी हैव 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इट फॉर्म्स 2 times H2, इट फॉर्म्स 2 times H2O कंसिडरिंग इट इन गैसियस फेज, ठीक है। अच्छा, इसका कितना वॉल्यूम ले रहा है? 10 वॉल्यूम। इसका मतलब कुल मिला के इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। देखिए अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, बताइए 5 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 10 times H2, ठीक है ना, प्लस ये कितना आएगा? 5 times O2, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 times H2O। सो व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी गेट 10 वॉल्यूम ऑफ, और अगर लीटर्स में लिख के चल ले तब भी यही आएगा। और बताइए रेशो कितना आ जाएगा? रेशो नहीं बदलेगा सर, स्टोइकोमेट्री जितना भी बदल लिया आप, रेशो नहीं बदलेगा, रेशो वही आएगा। बताइए ऊपर रेशो कितना था? 2:1:2, और नीचे आपने वॉल्यूम तो बदला लेकिन रेशो नहीं बदला। बताइए यहाँ पे रेशो फिर से कितना? 5×2=10, 5×2=10, तो दिस इज अगेन 2:1:2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल रेशो वही आएगा, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज ऑल लॉ, दैट इज वाई ये लॉ है। वॉल्यूम बदलेंगे ऐसा नहीं कि रेशो बदल रहा है, रेशो बदलेगा नहीं आपका, ठीक है ना, बट STP पे होना चाहिए काम सबका सब, ठीक है। ये आ गया आपका कौन सा? दिस इज लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अच्छा, इसी लॉ में एक और बात आप नोट करेंगे, ये मुझे पता है, अगर STP पे किसी भी गैस का सेम मोल लिया जाए तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, सही है। अगर STP पे किसी भी गैस का सेम मोल लिया जाए तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। या अगर सेम वॉल्यूम लिया जाए तो उसका मोल भी सेम होगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज एवोगैड्रोस लॉ। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज STP, दैट इज STP, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज नॉट कंपलसरी कि STP हो, हाँ, लेकिन ऐसा हो कि जिन गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के लिए टेम्परेचर सेम हो और उन दोनों के लिए प्रेशर सेम हो। STP जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो भी टेम्परेचर जो भी प्रेशर आप कंसिडर कर रहे हैं दोनों के लिए सेम हो, दोनों के लिए सेम हो। सो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल, ठीक है। बताइए अगर मेरे पास और मोल और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से देख के भी आप उसको कर सकते हैं, मुझे उसको अलग से लिखने की जरूरत है, मैं छोटा छोटा यहीं पे लिख लेता हूँ, काम बन जाएगा, ठीक है। दैट इज वी हैव एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर भी हमने पढ़ा था, that is the number of molecules present in, or the number of particles present in 1 mole of any substance, which is equal to 6.022 into 10⁻23, ठीक है। and Avogadro's law says that
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस under similar condition of temperature and pressure contain equal number of mole. So n is directly proportional to v or v is directly proportional to n. और क्या होना चाहिए? This should be same temperature and pressure. ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने H2 गैस ले लिया, कोई 2-3 गैसेस में कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना. मान लीजिए यहाँ पे H2 गैस, यहाँ पे N2 गैस और यहाँ पे O2 गैस, ठीक है. और मान लो मैंने तीनों का टेम्परेचर रख दिया 300 या STP लेके चल रहा हूँ मैं, लेट्स से तीनों का टेम्परेचर रख दिया मैंने और 298 केल्विन, ओके. और तीनों का प्रेशर रख दिया मैंने 1 बार, ओके. अच्छा, अब मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, इसका ये जो H2 है इसका मैंने रखा है 22.4 लीटर. कितना वॉल्यूम ले रखा है? इसका भी मैंने कंसिडर कर रखा है 22.4 लीटर और इसका भी मैंने कंसिडर कर रखा है 22.4 लीटर, ठीक है. तो बताइए, अगर तीनों का वॉल्यूम इक्वल है और टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है तो तीनों के मोल भी सेम होंगे, तीनों के मोल भी सेम होंगे. और कितना मोल होगा? क्योंकि सर 22.4 लीटर में 1 मोल होता है तो तीनों का 1-1 मोल प्रेजेंट होगा, तीनों का 1-1 मोल. सर इसमें भी n = 1, इसमें भी n = 1 और इसमें भी n = 1. सिंपल सा लॉ है कि प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस सिमिलर, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल. वो सीधी सीधी बात है, आपको ऑलरेडी ये पता है, ठीक है ना. सो दिस आर द लॉज ऑफ कंबाइनिंग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा. सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको आप पढ़ते हैं, या प्रोस्ट लॉ भी जिसको पढ़ते हैं. थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड देन फिफ्थ वन इज लूसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसी में एक और एडजस्ट करके हमने लिखा एवोगैड्रोस लॉ. क्या लिख लिया? एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है जी, ओके. ये चीज़ आपने देख ली. अच्छा, इसमें अब तो आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी भी, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सवालों में आपको लगेगा. जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. तो मुझे पता है अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप क्या करते हैं? सिंपली 273 प्लस करते हैं, सही है. अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में प्रोवाइडेड है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो विल सिंपली ऐड 273. कितना ऐड कर देंगे आप? 273 ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना. अच्छा, मुझे बताइए इसी टेम्परेचर पे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, एब्सोल्यूट जीरो. मुझे बताओ, अगर मेरे को इसको ओके करना है, ओके का मतलब अगर मेरे को 0 केल्विन चाहिए, कितना केल्विन चाहिए? 0 केल्विन. इसको ओके भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओके. 0 केल्विन, 0. तो मुझे बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना लूँ कि ये 0 हो जाए? मैं डिग्री सेल्सियस में कितना कंसिडर करूँ कि ये 0 हो जाए? -273 करना पड़ेगा ना, क्योंकि -273 और +273 0 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 0. तो इसका मतलब ये होगा कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो. 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो. -273 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो एंड दिस इज द पॉसिबल लोवेस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर. इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आप ऐसा मान लीजिए लूसिक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम देखोगे, एक कंबाइनिंग वॉल्यूम है, अदरवाइज लूसिक्स का एक और लॉ भी है, ठीक है. वहाँ पे आप ये देखोगे, यहाँ चार्ल्स लॉ भी जिसको पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि अगर टेम्परेचर इतना हो जाए तो वॉल्यूम सबस्टांस का 0 हो जाता है, और अगर इससे कम कर दिया जाए तो फिर तो एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं होती है, ठीक है. सो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना पॉसिबल है? -273 डिग्री सेल्सियस. -273 डिग्री. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखो, एक और चीज़ मैं लिखता हूँ साथ साथ में, याद रखिएगा. जब लो टेम्परेचर्स के साथ डील करना हो तो लो टेम्परेचर के साथ जो साइंस डील करती है दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी. क्रायोस्कोपी डील करता है लो टेम्परेचर्स के साथ. इसका एक और उदाहरण मैं बायो के साथ टच करके दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए आपने जर्म प्लाज्म को स्टोर करना है. सपोज कर लीजिए आपने पोलन ग्रेन निकाल रखे हैं, ठीक है, या इट कुड बी ह्यूमन ओवम या गैमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना. ये मान लीजिए आपने पोलन्स को स्टोर करना है. अब सर इनका वायबिलिटी तो बहुत कम होता है, 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है. लेकिन आपने ये देखा होगा जो वेटरनरी वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, उनके पास ऑलरेडी ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है, उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है. या एक और इजी उदाहरण दे देता हूँ मैं. जैसे मान लीजिए आप चिकन लेके आ गए, अब आपको पता ख़राब हो जाएगा, फ्रीज़र में डाल देते हैं, फ्रीज़र में 1 महीने तक चलाते रहते हैं, ठीक है ना. या कल परसों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू स्टोर जर्म प्लाज्म, और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है. मैं एक और चीज़ लिख लेता हूँ, ध्यान में रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड N2 में. ये था नहीं, मेरे को याद आ गया यहाँ से, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ और बताने वाला था, ठीक है ना. लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन्स को या जर्म प्लाज्म को.
और वो भी कितने पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। इतना ठंडा होता है, मतलब सोचिए कितना ठंडा टेम्परेचर है। ठंडा टेम्परेचर है, हाथ डाल दो एकदम से फ्रीज होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस, इसका बहुत अच्छा रोल आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसी को अगर उल्टा करना चाहूँ मैं तो क्या करूँगा, डिग्री सेल्सियस यहीं पर रखूँगा, इसको प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपको कन्वर्जन आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें और डिग्री सेल्सियस में आपके पास प्रोवाइडेड हो, देन दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या इसी 1.8 को 9/5 भी लिखते हैं। इसी 1.8 को कितना लिखते हैं, 9/5, इसको डिवाइड करके 1.8 ही आता है, ठीक है ना। सो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1.8 से डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें कितना प्लस करेंगे, 32 प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं से एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको। अब मुझे बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किस टेम्परेचर पे ऐसा क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो जाए। ऐसा क्या वैल्यू मैं पुट करूं, ऐसा क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू -40। जब कितना पुट करूँ मैं, -40 पुट करूँ। देखो मैं पुट करके देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं पुट कर रहा हूँ। बताओ, मैं लिखूंगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मैंने इधर पुट कर दिया, डिग्री सेल्सियस में पुट कर दिया -40। अगर मैंने डिग्री सेल्सियस से पुट किया तो फ़ारेनहाइट भी यही आना चाहिए, तब जाके तो ये बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैंने टेम्परेचर पुट कर दिया, सो 1.8 इंटू -40 इंटू -40 प्लस साथ में क्या चल रहा है, 32, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पे सही आ जाएगा, दिस विल बी -72 प्लस 32। बताइए 72 में से 32 निकाले, 40 बचेगा, कितना बचेगा, और माइनस वाला साथ में है तो आएगा -40। बताइए जितना डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पुट किया उतना ही वैल्यू किसका है, फ़ारेनहाइट का, सही है। तो किस टेम्परेचर पे या किस वैल्यू पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, -40 पे। याद रखिएगा इसको, किस पे, -40 पे ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे आपको CBSE वालों को ऑलरेडी सवाल आए हैं, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ें जो आपने सुनी भी हैं या मैंने पढ़ी भी होंगी, बेसिक यूनिट्स तो आपने पढ़े, 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स में पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना फिजिक्स में पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हो, वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ। राउंड ऑफ करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना, उसको पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं, और आपने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज प्रीफिक्सेस एंड मल्टीपल्स। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लगता है यूनिट कन्वर्जन्स में भी लगता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया सबसे पहले माइक्रो, सर माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। अब माइक्रो क्या गया, आप कुछ भी लगा लीजिए, जो आपकी चॉइस है, मीटर लगा लीजिए, किलोमीटर लगा लीजिए, जो आपकी चॉइस है, जिसमें आप देखना चाहें, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में लिख लेता हूँ मिली का मतलब 10⁻³ किसी का भी मिली का मतलब 10⁻³ जैसे मिलीमीटर, ठीक है ना, 10⁻³ अच्छा, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ किलो आपको पता है, किलो जहाँ भी डील हो रहा है मतलब 1000, जैसे मान लीजिए किलोग्राम तो 1000 ग्राम, ठीक है। सो किलो का मतलब 10⁻³ मैं यूनिट ही लिख रहा हूँ साथ में, किसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, जस्ट एक प्रीफिक्स है और उसका मल्टीपल दे रखा है, ठीक है ना। वो पुट करने के बाद पता चलेगा आप किस यूनिट में उसको बिठाना चाह रहे हैं, ओके। से मान लीजिए मैं लिख लूँ मेगा का मतलब होता है 10⁻6, 10⁻⁶ इज मेगा, ठीक है। मैं वो वाले लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो लगते हैं, सब नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव गीगा, स्टार लगाता हूँ मैं, गीगा इज 10⁻⁹, गीगा इज 10⁻⁹, 10⁻⁹ इज नोन एज गीगा। से मान लीजिए मैं किसी का गीगा लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूँ, रैंडमली बता दूँ, मान लीजिए आपको 1 गीगा प्याज लाना है, सही है, तो मतलब 10⁻⁹, आगे यूनिट आप अपने हिसाब से लगा लीजिए जो पूछ रहा है, जिस यूनिट में आप लिखना चाहें, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव नैनो इज 10⁻⁻⁹, नैनो इज 10⁻⁻, लेट्स से वी हैव 1 नैनोमीटर, so 1 nanometer will be equal to 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ ओके। नैनो के बाद दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेट्स से वी हैव एंगस्ट्रॉम, मैं A नोट से लिखता हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, ये जो माइनस वाले हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये आपको लगेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइजेस को कंपेयर करने के लिए। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। तो अगर मैं लिखूं 1 एंगस्ट्रॉम मीटर्स में करना चाहूँ मैं, तो मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होगा, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -, तो बहुत कम यूनिट है ये, बहुत छोटा यूनिट है ये, ठीक है ना। अच्छा, देन वी हैव लेट्स से पिको, 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 पिको इज 10⁻²⁰, 10⁻²⁰। अगर मान लीजिए मैं लिख लूँ पिकोमीटर, किसी का भी पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब 10 की पावर -12 मीटर, और ये कितना कम है, सोचिए आप, 1 मीटर से कितना कम, 10⁻12 मीटर, ठीक है। देन वी हैव फेम्टो, इसको फर्मी भी पढ़ते हैं, फेम्टो और फर्मी, दिस इज 10⁻15, 10⁻15, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाले, अदरवाइज इसके अलावा भी होते हैं, युक्टो होता है, जेप्टो होता है, लेकिन वो ऐसा मान लीजिए डराने के लिए आप याद कर सकते हैं, लगने नहीं है वो, ठीक है ना, लगते हैं ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपको लगने हैं, दैट इज प्रीफिक्सेस एंड मल्टीपल्स, ओके। इतनी सारी चीज़ें आपके फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड थी, लेकिन इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है